हेलो दोस्तों, फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन बैंक का यह हमारा 4th सेशन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने स्लोगन के साथ। क्वेश्चनर्स तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट तक लेकर जाना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। मीन्स किसी थ्रेड के एक पॉइंट से लेकर नेक्स्ट थ्रेड के करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक की दूरी को क्या कहते हैं? लीड, पिच, ट्रैवल, गैप। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा थ्रेड है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी थ्रेड के एक पॉइंट, मैंने मान लिया किसी थ्रेड का यह क्रेस्ट वाला पॉइंट लिया, फिर नेक्स्ट थ्रेड के करस्पॉन्डिंग पॉइंट, मतलब नेक्स्ट थ्रेड का क्रेस्ट वाला पॉइंट ही हमारा करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। यदि तो मैं पॉइंट रूट वाला लेती तो नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग पॉइंट रूट वाला होता, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाती दोस्तों? हमारी पिच कहलाती। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिच। इसके अलावा दोस्तों मैं लीड को समझाऊं तो एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखिए दोस्तों, इस एक स्क्रू थ्रेड है और नट है। नट के एक रिवोल्यूशन में नट स्क्रू थ्रेड के जितने स्क्रू को क्रॉस करता है वो उसका लीड कहलाता है। जैसे कि सिंगल स्टार्ट में नट को एक बार रिवोल्यूट करने पर वह एक थ्रेड को क्रॉस करेगा, तो मतलब कि सिंगल स्टार्ट में लीड इक्वल टू पिच के बराबर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर डबल स्टार्ट की बात करूँ तो डबल स्टार्ट में नट को एक बार रिवोल्यूट करेंगे तो वो दो थ्रेड को क्रॉस करेगा, मतलब लीड बराबर 2p। इसी तरह अगर दोस्तों मैं जनरल फार्मूला लिखूँ लीड का, तो L बराबर होगा नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। इस प्रकार लीड हमारा क्या हुआ? एक रिवोल्यूशन में स्क्रू थ्रेड द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फिगर गिवन बिलो शोज। नीचे दिया गया फिगर किस चीज का है? टैप, नट, स्प्लिट डाई, वाशर। दोस्तों मैं टैप बता दूं, टैप हमारे इंटरनल थ्रेडिंग के लिए यूज होता है। और नट क्या है? नट बोल्ट एक फास्टनिंग है। नट में इंटरनल थ्रेडिंग होती है, बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है। मीन्स कि नट में जो थ्रेडिंग होती है वो टैपिंग के थ्रू होती है, और जो बोल्ट में थ्रेडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? डाई के थ्रू। और वाशर क्या है? वाशर है नट बोल्ट के साथ जब फास्टनिंग करते हैं तो उसमें वाशर का यूज करते हैं। दोस्तों देखिए, यह हमारा स्प्लिट डाई है। मान लीजिए यह हमारा स्क्रू थ्रेड के लिए ब्लैंक पीस है, तो इस पर हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए स्प्लिट डाई को डाई स्टॉक में फंसाकर, मतलब फिट करके इस पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्लिट डाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ व्हील और पुली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन अ शाफ्ट। मीन्स शाफ्ट पर व्हील या पुली के रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा फास्टनिंग यूज करते हैं? की, रिवेट, नट, वाशर। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा शाफ्ट है और यह हमारा हब है। हब की जगह हम पुली या गियर भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी, हब की जगह हम पुली और गियर कुछ भी ले सकते हैं। जो हमारा शाफ्ट होता है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। शाफ्ट का पावर हम गियर या पुली को देते हैं, फिर उसके बाद वो पावर जो गियर पुली पे रहता है वो बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव के थ्रू डिजायरेबल स्थान तक पहुंच जाता है। तो देखिए दोस्तों, शाफ्ट के पूरे पावर, जितना शाफ्ट पे पावर है वो पावर पुली पे भी ट्रांसमिट होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी होगा कि इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन ना हो। तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम की का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अ नट इज शोन इन अ फिगर गिवन शोन। मतलब नीचे दिया गया नट कौन से टाइप का है? ऑप्शन नंबर ए, एकॉर्न, बी सेमी फिनिश्ड, सी स्लॉटेड, डी विंग। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले मैं बता दूं कि सेमी फिनिश्ड कोई नट का प्रकार नहीं है, कोई नट का टाइप नहीं है सेमी फिनिश्ड। और आइए बचे हुए 3 ऑप्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा टाइप्स ऑफ नट है। इसमें देखिए दोस्तों, एकॉर्न नट क्या होता है? डोम्ड
कैप नट का नट जैसा ही दिखता है, बस उसकी जो कैप होती है वो थोड़ी सी अधिक हाइट में होती है कार्न नट में। और देखिए दोस्तों, यह हमारा विंग नट है जो कि यूज होता है हेक्सा फ्रेम में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये हमारा स्लॉटेड नट है और ये कैस्टल नट है। स्लॉटेड नट और कैस्टल नट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि स्लॉटेड नट में जो स्लॉट कटी होती है वो हमारे हेड पर कटी होती है, और कैस्टल नट में स्लॉट जो है हेड के ऊपर एक शेप दिया जाता है, उसमें स्लॉट कटा होता है। देखा जाए तो स्लॉटेड नट जो है वो कमज़ोर होता है, स्ट्रेंथ में वो कमज़ोर होता है कैस्टल नट, मतलब मजबूती की दृष्टि से कैस्टल नट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, मतलब कैस्टल नट ज़्यादा मजबूत है। लेकिन देखिए दोस्तों, स्लॉटेड नट में जो होता है स्लॉट हेड में कटा होता है। आइए देखिए अपने ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, यह हमारा स्लॉटेड नट है क्योंकि इसमें जो स्लॉट है वो हमारे हेड पर ही कटा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्लॉटेड नट सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अ बी इन फिगर गिवन बिलो। बी हमारा क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक थ्रेड है। थ्रेड में मेजर डाया को बी से इंडिकेट मतलब डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और ई हमारा पिच या इफेक्टिव डाया को डिनोट कर रहा है, और सी हमारा माइनर डाया को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन में प्रश्न में पूछा है बी, तो बी हमारा क्या होगा? मेजर डाया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच की टाइप हैज अ सेमी सर्कुलर शेप। जिब हेड की, वुडरफ की, स्क्वायर की, प्रैट एंड विटनी की। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह हमारा टाइप्स ऑफ की है, और सेमी सर्कुलर ये हमारा वुडरफ की है। वुडरफ की एक संघ की है। इसमें जो सेमी सर्कुलर वाला पार्ट है वो शाफ्ट के की सीट में फिट रहता है, और जो फ्लैट वाला पार्ट है वो हब के कीवे में फिट रहता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये हमारा जिब की है, और जिब की मोटाई में टेपर होता है, और इसका टेपर रेशियो कितना होता है? 1:100। दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुडरफ की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई बोल्ट आर यूज्ड। आई बोल्ट कहाँ यूज किया जाता है? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, एज लॉकिंग डिवाइस, फॉर अ लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक्स एंड वाइब्रेशन। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह हमारा आई बोल्ट है। आई बोल्ट का मेन यूज होता है कि हैवी मशीनरी को लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देख ही रहे दोस्तों, ये आई बोल्ट की हेल्प से ये लिफ्ट किया जा रहा है, और ट्रांसपोर्टिंग में भी मतलब के लिए भी यूज होता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टूल हैज अ शार्प मेटल पॉइंट फॉर मार्किंग ऑन मेटल। मतलब कि कौन सा टूल का यूज जो शार्प पॉइंट वाला होता है और मेटल पर मार्किंग के लिए किया जाता है? स्क्राइबर, सेंटर पंच, फाइल और कोल्ड चीजर। फाइल और कोल्ड चीजर का यूज आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। और सेंटर पंच का मैं यूज बता दूं, इसका यूज जो है ड्रिल बिट के ड्रिल पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। और बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्क्राइबर। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्राइबर बेंड टाइप स्क्राइबर होता है और स्ट्रेट टाइप स्क्राइबर भी होता है। बेंड टाइप स्क्राइबर का यूज यूनिवर्सल सरफेस गेज में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई अ रैचेट स्टॉप प्रोवाइड टू द स्पिंडल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा प्रेशर, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रेशर, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द फिंगर, टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड फ्रॉम अ रैचेट। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि प्लीजेंट साउंड के लिए यूज नहीं किया जाता है। आइए हम और समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में यह हमारा रैचेट स्टॉप है। दोस्तों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं
तो थिम्बल के थ्रू जब हम अपने स्पिंडल को ऑब्जेक्ट के सरफेस तक लाते हैं, लाने के बाद फाइन एडजस्टमेंट के लिए हम रेचेट स्टॉप का यूज करते हैं। रेचेट स्टॉप से जब हम फाइन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो रेचेट स्टॉप में किट किट की आवाज़ होने लगती है। मतलब कि यह एक्सेसिव प्रेशर को प्रिवेंट करके हमें ये इंडिकेट करता है कि बस हो गया। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट पिचेज ऑफ हेक्सा दैट आर यूज, द कोर्स पिच इज। हेक्सा के पिचेज दिए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कोर्स पिच है। देखिए दोस्तों, हेक्सा ब्लेड में कौन कौन सा पिच होता है? कोर्स पिच होता है, मीडियम पिच होता है, फाइन और वेरी फाइन पिच होता है। तो कोर्स पिच हमारा कितना होता है? 1.8 mm। मीडियम पिच कितना होता है? 1.4 mm। फाइन पिच कितना होता है? 1 mm। और वेरी फाइन होता है 0.8 mm। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.8 mm। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि जो पिचेज या कोर्स पिच है, तो उसके आधार पे दांतों की सेटिंग भी की जाती है। जैसे कोर्स पिच के लिए दांतों की सेटिंग कैसी होती है? स्टैगर्ड। और फाइन पिच के लिए दांतों की सेटिंग होती है वेबी सेटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूजुअली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज। हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है, क्यों? इसलिए इट इज चीप, इट एब्जॉर्ब शॉक्स, इट इज लाइट इन वेट, इट इज इजिली अवेलेबल। दोस्तों इसमें तो लगभग सभी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि यह आघात को अवशोषित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच पोर्शन ऑफ फाइल इज हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। फाइल का कौन सा पोर्शन हार्ड और टेम्पर किया जाता है? टैंग, फेरूल, बॉडी, हैंडल। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह हमारा फाइल है और कटिंग किससे होती है? फेस से होती है। देखिए दोस्तों, हम फाइल में जो हार्ड और टेम्पर वाला पार्ट होता है वह हमारा पूरी बॉडी होती है, पॉइंट से लेकर हील तक हार्ड और टेम्पर होता है। केवल इसका टैंग वाला पोर्शन हार्ड और टेम्पर नहीं होता। हार्ड और टेम्पर क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम टैंग को हार्ड करेंगे तो यह शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब झटके से ये टूट जाएगा। और इसको हार्ड टेम्पर करने का ना करने का यही रीजन है कि यह टूटे ना, क्योंकि हार्ड कर देंगे तो इसके टूटने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि फेरूल क्या होता है। हैंडल, देखिए दोस्तों, यह हमारा हैंडल है। हैंडल का जो आगे वाला भाग होता है वो उस पर मेटल स्ट्रिप लगी रहती है, जिसे फेरूल कहते हैं। फेरूल का क्या काम है? फेरूल जो है, एक तो हैंडल को मतलब फटने से बचाता है, इसके अलावा यह टैंक पर प्रेशर पड़ने से, मतलब प्रेशर ना पड़े और प्रेशर जो है हैंडल पर ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए यूज होता है, उसके उद्देश्य से लगाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉडी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, टैंक को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज टू कट कीवेज। कीवेज को कट करने के लिए कौन से चीजल का यूज होता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। दोस्तों मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, यह हमारा चीजल है और हमारा क्रॉस कट चीजल का यूज ही कीवे में किया जाता है, कीवे बनाने में किया जाता है, स्लॉट और ग्रुप्स बनाने में किया जाता है। और डायमंड पॉइंट चीजल का यूज ग्रुप्स बनाने में होता है, लेकिन वो ग्रुप कौन सा होता है? भी ग्रुप बनाने में यूज होता है। और इसके अलावा इसे डायमंड पॉइंट चीजल से हम कॉर्नर को भी साफ करने में यूज होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट चीजल। इसे हम दोस्तों कैट चीजल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैपिंग। लैपिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। दोस्तों लैपिंग एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है और यह स्लो प्रोसेस है। ये हाथ से भी किया जा सकता है और मशीन से भी किया जा सकता है। इट इज एन एब्रेसिव प्रोसेस। हाँ, यह एक एब्रेसिव प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो एब्रेसिव होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इट यूज्ड बॉन्डेड एब्रेसिव। दोस्तों यह सही नहीं है। हमारे लैपिंग में जो भी एब्रेसिव का यूज होता है वो बॉन्डेड नहीं होता है। बॉन्डेड का मतलब दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि व्हील होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील में जो भी एब्रेसिव होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। कैसे? सेलेक्ट बॉन्ड यूज होता है या विट्रीफाई या टाइप्स ऑफ बॉन्डेड का यूज करके, मतलब उसमें जो एब्रेसिव को बॉन्ड किया जाता है व्हील पर। इसके अलावा होनिंग में दोस्तों होन स्टोन होता है, उसमें भी एब्रेसिव के बॉन्डिंग से एब्रेसिव को बॉन्ड किया जाता है बॉन्डिंग मटेरियल से। लेकिन दोस्तों लैपिंग में बॉन्डिंग मटेरियल यूज नहीं होता है। लैपिंग में कैसे होता है? तो फिर कैसे लैपिंग में एब्रेसिव को मतलब एब्रेसिव का यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों, लैपिंग में हमारे लुब्रिकेंट में एब्रेसिव को मिला दिया जाता है। फिर अब क्या किया जाता है? लैप प्लेट को चार्ज किया जाता है। चार्ज करने का मतलब है कि उसमें जो लुब्रिकेंट में एब्रेसिव होता है उस पर रबिंग किया जाता है, मतलब हल्की रगड़ से, ताकि उसमें प्लेट के फेस में, लैप प्लेट के फेस में वो एब्रेसिव हल्का हल्का फंस जाए। बस उतना ही, वो उतना चार्ज ही किया जाता है, बॉन्ड का यूज नहीं किया जाता। फिर अब इस चार्ज किए हुए लैप प्लेट को जिस सरफेस की लैपिंग करनी है उस पर वो लैपिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है दोस्तों, टाइट टॉलरेंस कैन बी ऑब्टेन बाय द प्रोसेस। हाँ, लैपिंग प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस मतलब बहुत कम टॉलरेंस में प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हुआ, मतलब कि इट यूज्ड बॉन्ड एब्रेसिव, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यह हमारा मशीन लैपिंग को दिखाया गया जिसमें गेज की लैपिंग हो रही है। गेज की लैपिंग के लिए कौन से एब्रेसिव का यूज होता है? बोरान कार्बाइड। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैनी मेटल पार्टिकुलरली नॉन फेरस मेटल हैव अ टेंडेंसी टू हार्डन विथ टाइम, दिस इज कॉल्ड, मतलब टाइम के साथ हार्ड होने की जो टेंडेंसी होती है नॉन फेरस मेटल में, उसे क्या कहते हैं? टाइम हार्डनिंग, लॉन्ग हार्डनिंग, एज हार्डनिंग या सुपर हार्डनिंग? दोस्तों उसे कहते हैं एज हार्डनिंग। एज हार्डनिंग को प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग भी कहते हैं, प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग भी कहते हैं। यह हमारे हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस भी है। लेकिन दोस्तों नेचुरली भी एज हार्डनिंग होती है। मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो, मान लीजिए किसी एल्युमिनियम के तार से तार कहीं बांधा हुआ या घेरेबंदी की गई है, तो वो समय प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय, जब समय बीत जाएगा तो वो धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को एज हार्डनिंग कहेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है, इसे कहेंगे ओवर एजिंग। तो जब स्ट्रेंथ खोने लगेगा और बाद में फेल हो जाएगा। दोस्तों कहने का सेंस केवल इतना है कि समय के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर में जो भी हार्डनिंग अचीव करता है जो नॉन फेरस मेटल है, उसे हम कहते हैं एज हार्डनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह मैंने क्वेश्चन आंसर मेंशन किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।